बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा चैप्टर 18 यानी 10th क्लास के लास्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक। कल हमने पढ़ा था ड्रग्स क्या होती है, ड्रग्स कितनी टाइप्स की होती हैं और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने फार्माकोलॉजी के हवाले से भी लिया था। आज हम जो बात करते हैं बेटा वो ड्रग्स कहाँ से हासिल होती हैं, मेडिसिनल ड्रग्स। खास तौर पे मेडिसिनल ड्रग क्या थी? एनी ड्रग विच इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड डियाग्नोसिस ऑफ द ड्रग ऑफ द डिजीज। किसी बीमारी की तशखीस, इलाज या बचाव के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको ड्रग्स कहते हैं। तो आज हम देखते हैं बेटा कि ड्रग्स के डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं, ड्रग्स किन किन तरीकों से हासिल की जा सकती है। तो याद रखिएगा बेटा बहुत सारी दवाइयाँ प्लांट से ली जाती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ एनिमल से ली जाती हैं। तो आज हम देखेंगे कि प्लांट से दवाइयाँ किस तरह ली जाती हैं और एनिमल से कौन कौन सी किस तरह से दवाइयाँ। मैं थोड़ी बहुत आपको साथ साथ एग्जांपल देता जाऊंगा ताकि आपका विजन खुलता जाए, चीज़ों को पता लगता जाए कि ये दवाई अच्छा हाँ ये ऐसे बन जाए, ऐसे भी कोई चीज़ बन सकती है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे द ड्रग्स, हम कहेंगे दी आर्टिफिशियल सिंथेटिक ड्रग्स, यानी वो दवाइयाँ जिनको वो कहीं से भी हासिल नहीं की जा सकती। दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन द लेबोरेटरीज, दे आर केमिकली मैन्युफैक्चर्ड। होता ये है कि कोई ऐसी दवाई है बेटा जिसका केमिकल फार्मूला और केमिकल स्ट्रक्चर हमें पता लग जाता है इन द लेबोरेटरी। ठीक है, अब वो चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, पर वो जो प्लांट है जिससे आप, या वो एनिमल है जिससे वो आप ले रहे हैं, या वो कोई तरीका, वो आप उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, उतनी दवाई की डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसी दवाइयाँ जिनके लिए पॉसिबल हो कि वो हम आम तौर पे इस तरीके से भी बना सकते हैं, यानी कि केमिकल उनको मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में उन दवाइयों को हासिल कर सकते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन, यानी जो डिस्प्रिन है, अगर आप गौर करें तो अगर एस्पिरिन आपने पूरी दुनिया के तकरीबन सारे इंसानों ने कभी ना कभी खाई होती है, तो इतनी ज्यादा डिमांड को कैसे पूरा किया जा सकता है? उसके लिए वी विल हैव टू सिंथेसाइज दिस ड्रग इन द लेबोरेटरी। तो यही काम, इसे कहते हैं बेटा सिंथेटिक ड्रग। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ दवाइयाँ, फॉर एग्जाम्पल क्लोरमफेनिकोल, ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, आजकल तो ये पाकिस्तान में तो अभी चलती है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इसको बैन कर दिया गया है। पर ये भी एक एंटीबायोटिक, अच्छी एंटीबायोटिक थी किसी दौर में। अब इसके आगे अल्टरनेटिव आ गए हैं, फ्लोरफेनिकोल वगैरह वगैरह, क्योंकि ये बच्चों में इसके नेगेटिव असरात भी आ रहे थे। तो ये वाली दवाई भी सिंथेटिकली प्रोड्यूस होती थी और होती है। इसी तरह मुख्तलिफ और भी दवाइयाँ हैं जिनकी पूरी डिटेल में हमें ट्राइमेथोप्रिन सल्फा, ये बेसिकली केमिकल ड्रग थी जो कि इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एक डाई यूज होता था कि जनाब जब ये कई दफ़ा ऐसा था स्किन इन्फेक्शन एक बंदे को हुआ और उसने खास किस्म के कपड़े पहने जिनके ऊपर एक खास किस्म का रंग हुआ था, तो वो बंदा ठीक हो गया। उससे ये ड्रग डिस्कवर हुई थी कि ये दवाई है ये जरासीम के खिलाफ एक्शन लेती है, ट्राइमेथोप्रिन। ठीक है, बाद में उसकी फिर सल्फर ड्रग्स को जोड़ के तो उसकी 100 आगे डिफरेंट दवाइयाँ बना ली गई। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारी दवाइयाँ बेटा जी ऐसी हैं जो लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज होती हैं और की जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो सोर्स है ड्रग्स के हासिल करने का, दैट इज ड्रग्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। एंड फंजाई को हम अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, प्लांट्स सबसे ज्यादा किसी दौर में, आज से कोई 10 या 20 साल पहले तक 90% ड्रग्स प्लांट से ली जाती थी बेटा। पता है क्यों? क्योंकि यही वो नॉलेज था जो कि डेवलप हुआ था। कैसे? आपको पता है पुराने दौर में वैद या हकीम होते थे, और वो जो हकीम थे वो क्या काम करते थे? वो ये करते थे कि फलां मतलब जड़ी बूटी को पकड़ा और उस जड़ी बूटी के अंदर वो दवाई होती थी, उनको नहीं था पता होता, बस उनको सिर्फ जड़ी बूटी का पता था। वो उसका वो गर्म करके, कुट के, बारीक करके या जला के, या उसको गर्म करके पानी के अंदर पानी उबाल के, वो फिर पुन के, जिस तरह आज भी हमारी माएँ हमें जोशांदा बना के देती है। ठीक है, या ग्रीन टी हम आज भी पीते हैं। सही है। अब वो ग्रीन टी में क्या होता है, वो खास वो चीज नहीं होती जो जिस दवाई ने असर करना होता, वो सारे का सारा प्लांट ही हम पकड़ते हैं। मतलब लेमन ग्रास कावा जो है
वो सारे का सारा प्लांट पकड़ते हैं और उसको पकड़ के तो उसको अच्छी तरह उसमें वो डाल के, तो वो समझ रहे हैं ना आप बात को, उसको गर्म करके पानी में उसका एक्सट्रैक्ट बना के पुन के तो वो पी लेते थे। सही है बेटा। वो जो याद आया कुछ, जो इवन आपने देखा था कि जो सिनकोना बार जो थी, वो जो ट्रीटमेंट था मलेरिया का, उसमें भी यही करते थे ना शुरू में कि उसकी बार को पकड़ते थे, उबालते थे और बंदे को पिला देते थे पानी। ठीक है, तो वो दवाइयाँ प्लांट सोर्सेज से हासिल की जाती थी। और शुरू में क्यों सारी दवाइयाँ सिर्फ प्लांट से ली जाती थी? क्योंकि पता ही हकीमों को इसका था, और आहिस्ता आहिस्ता हकीमों को तो ये नहीं ना पता कि इसके अंदर कौन सी दवाई केमिकल है जो असल में ये काम करता है। उनको तो जनरली पता था कि ये पूरी जड़ी बूटी पिला दो। सही है ना? तो इसलिए शुरू में नॉलेज सारे का सारा प्लांट्स की शक्ल में आ गया। अभी भी बहुत सारी दवाइयां ऐसी, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर से बहुत सारा बोझ वो खत्म कर दिया है किसने? सिंथेटिक ड्रग्स ने। क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयां थी जो लेते प्लांट से थे, लेकिन अब उनको सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि प्लांट सोर्सेज से ली जाती हैं। मैं उसकी एग्जांपल देता हूं आपको। बेटा डिजिटैलिस, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है। ये बेटा ये है कार्डियोटॉनिक। क्या है? कार्डियोटॉनिक। ये असल में दिल की धड़कन जब स्लो हो रही हो तो डिजिटैलिस देते हैं। और अगर एक होती है डिजिटैलिस पॉइजनिंग, वो एक बंदा अगर ज्यादा डिजिटैलिस ले ये एक पौधा है, उसके फॉक्स ग्लोव कहते हैं। ठीक है, ये उससे हासिल की जाती है। सही है। और अगर हम बेटा बात करते हैं उसके ऐसे ना ऑरेंज से कलर के फूल होते हैं गोल गोल से, तो उसको उससे ये डिजिटैलिस हासिल की जाती है। तो कई दफा जानवर वगैरह भी वो खा लेना पौधा ज्यादा, तो उनका हार्ट बीट ज्यादा तेज हो जाता है और मर सकते हैं। डिजिटैलिस की पॉइजनिंग होती है। लेकिन डिजिटैलिस आमतौर पे क्या है? कार्डियोटॉनिक। अगर किसी बंदे का हार्ट का इश्यूज हो, स्लो चलता हो, तो उसको ये दिल को टोन अप करती है, तेज करती, थोड़ा सा उसको जरा काम करने पे मतलब उकसाती है। समझ आ गई बेटा बात की? सिमिलरली अगर हम मॉर्फिन की बात करें, मॉर्फिन एक पेन किलर है। वैसे तो ये एक एडिक्टिव ड्रग भी है, लेकिन मॉर्फिन अस्पतालों में इस्तेमाल हो सकती है। तो मॉर्फिन एक बहुत हैवी पेन किलर है, यानी ये जो जिनकी सर्जरियां हुई होती हैं या जिनको आज भी ये इस्तेमाल, देखिए इसके हालांकि कोडीन और पैथिडीन इसके बहुत सारे वेरिएंट आ गए हैं, लेकिन जो नेचुरल मॉर्फिन है वो आज भी इस्तेमाल होती है। और कैंसर्स के पेशेंट्स को जो बहुत ज़्यादा बेचारे या जिनको बहुत हैवी इंजरीज, एक्सीडेंटल इंजरीज हुई होती हैं या जिनकी सर्जरियां हुई होती हैं, उनको अभी भी मॉर्फिन दे के तो सुला के रखते हैं। सही। लेकिन इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स आ गए हैं, लेकिन स्टिल इट इज इन यूज्ड। और ये पोपी प्लांट एक होता है, ठीक है, और ये उससे हासिल की जाती है। सही है बेटा। इसी तरह एट्रोपिन, ये बेटा हम कहेंगे बेसिकली ये एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। किताब में ये नहीं लिखा, लेकिन एंटीसेलिवेटिव आप इसको लिख सकते हैं, यानी एंटीसाइलागोग। जो सर्जरी से के दौरान अगर बंदे ने तो चूंकि बेहोश होना होता है तो उसके मुंह में थूक ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो जब थूक होता है ना, तो अभी तो हमें पता है कि थूक को किधर भेजना है, लेकिन जब हम बेहोश हुए में होंगे तो फिर थूक को पता नहीं होगा और वो सांस की नाली में घुस जाएगा, तो हम मर सकते हैं सर्जरी के दौरान। इसलिए ये वाली दवाई जरूर देते हैं, ये थूक प्रोड्यूस ही नहीं होने देती। ये जब समझ आई ना बात की। इसके अलावा इसके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट में आपको पता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, तो जब आपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना हो तो आप ये दवाई देंगे। सही है। और ये एक प्लांट है इसको आप ये लिख सकते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। नाम मुश्किल आपको लग रहा है, लेकिन बड़ा आसान है, मैं बताता हूं। देखो, पैरासिम्पैथो मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, माइमेटिक मिमिक्री करने वाली। जो काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है वो ये करेगी, मिमिक्री मतलब नकल उतारना। ठीक है ना। तो ये दवाई है, ये एक प्लांट है, उसे कहते हैं एट्रोपा बेलाडोना। ये उससे ली जाती है। सही है। तो मुख्तलिफ मैंने एग्जांपल्स दे दी आपको कि प्लांट्स से भी बहुत सारी दवाइयां हासिल की जाती हैं। ठीक है। एक लफ्ज यहां पे इस्तेमाल हुआ है एनाल्जेसिक्स, है ना, कार्डियोटॉनिक्स के बाद। ऐसे ही है ना, एनाल्जेसिक्स एंड कार्डियोटॉनिक। बेटा एनाल्जेसिक्स से मुराद होता है पेन किलर, जो मैंने मॉर्फिन की एग्जांपल आपको दी। तो आपको मतलब क्योंकि वो आगे आने वाला है प्रिंसिपल यूजेस में, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। फिर मैंने आपकी शक्ल की तरफ देखा तो आपको चूंकि थोड़ी सी टेंशन हो सकती थी। दैट इज वाई द थर्ड थिंग इज द ड्रग्स फ्रॉम, नहीं पता, ड्रग्स फ्रॉम
फंजाई। फंजाई जो है ना, आप ये देखें कि फंजाई से बहुत सारी ड्रग्स ली जा सकती हैं, ठीक है, पर एक ड्रग जो पूरी दुनिया को कभी नहीं भूलती, दैट वाज पेनिसिलियम, पेनिसिलिन। आजकल ये दवाई कम इस्तेमाल होती है, कम यूज़ भी कम करनी चाहिए, क्योंकि एक तो इसकी एलर्जी बहुत ज़्यादा है, लोगों को इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन आने का खतरा होता रहता है। लेकिन आज भी ये दवाई इस्तेमाल होती है, एनिमल्स में तो भर भर के इस्तेमाल होती है, इंसानों में भी, इंसान इससे एलर्जिक है अब कुछ। लेकिन किसी दौर में इस दवाई ने बेटा पूरी दुनिया में बड़े इंसानों की जानें बचाई हैं, और ये एक फंगस से ली जाती थी जिसका नाम था पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, CRYSOGENUM। एक पेनिसिलियम नोटेटम भी थी, NOTATUM। पहले ये इससे डिस्कवर हुई थी, पेनिसिलियम नोटेटम, ये साइंटिफिक नेम है उसका, ठीक है। और बाद में पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ये पेनिसिलियम एक फंगस है और उसकी 2 डिफरेंट स्पीशी है, सही है, उनसे ये हासिल की जाती थी, और ये डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इसकी बुनियाद पे कितने फौजी जो जंग में इंजर्ड हो जाते थे, फिर उनको जख्म खराब हो जाते थे, फिर वो मर जाते थे, उनकी जिंदगियां इस दवाई ने बताई। कितने लोगों का निमोनिया इस बीमारी ने उस वक्त में ठीक किया, सही है। तो पेनिसिलिन इज, और इसकी बुनियाद पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बाकायदा नोबेल प्राइज मिला कि इसने बहुत ज़्यादा लोगों की जान बचाई, पेनिसिलिन। तो ये है बेटा ड्रग्स फ्रॉम फंजाई। फंजाई से भी बहुत सारी दवाइयाँ हासिल की जा सकती हैं। उसके बाद बेटा क्या है जी, अगर एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या है जी, एक और पेन किलर है, पेन किलर नहीं, एक एडिक्टिव ड्रग है मैरिजुआना। आपको पता है ना, भंग, हशीश, चर्स, उसके पत्ते चर्स जला के, और उसका वो जो बूटी है वो उसकी भंग, वो हशीश बन जाती है। ये एक ही पौधा है, उसका नाम है मैरिजुआना प्लांट, ठीक है, मैरिजुआना के नाम से मतलब हम बोलते हैं, वैसे लफ्ज है मैरिजुआना, ठीक है। तो ये आगे आएगा भी, ठीक है। ये एक एडिक्टिव ड्रग है, ये भी प्लांट से ली जाती है। किसी दौर में मैंने लोगों को देखा है कि वो इसका तना काटते थे, छोटा सा, इसकी शाख, उसकी शाख के उधर आग लगाते थे और इधर से सूटे लगाते थे, लाइक जिस तरह सिगरेट पीते हैं, सिगरेट, ठीक है। तो लेकिन आप समझ गए हैं कि भाई इस वक्त क्या सूरत हाल है, और फिर वो खुशियां मनाते हैं अस्तगफिरुल्लाह। तो ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स अगली इंपॉर्टेंट बात है बेटा। तो ये भी आप देखें, आप कहेंगे सर एनिमल से अब हमने क्या ले भाई दवाइयाँ लेनी, लेकिन बेटा बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मैं हर एक की थोड़ी थोड़ी आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। एनिमल्स से पहले तो अगर आप गौर करें आजकल की टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे, तो ट्रांसजीनिक एनिमल से हम क्या क्या नहीं ले सकते। जिस तरह मैंने कहा था, ऐसी बकरियां बना दी गई हैं जिनके दूध में क्या आ जाते हैं, इंसुलिन और मुख्तलिफ और हार्मोन्स। तो अगर एक बंदा कमज़ोर है, बीमार है, छोटे कद का रह गया है, तो उसको उन बकरियों का स्पेसिफिक दूध पिला दें तो उसके अंदर वो हार्मोन की कमी, उसको बाहर से नहीं खाना पड़ता, दवाई नहीं लेनी पड़ती, टीका नहीं लगवाना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ एनिमल्स से ली जाती हैं। किसी दौर में बेटा मैंने आपको बताया था ना, इंसुलिन ली जाती थी एनिमल्स से। किस दौर में ये भी बताया था ना, इंसानों का ग्रोथ हार्मोन एनिमल्स के दिमाग से निकाला जाता था, उनके पिट्यूटरी ग्लैंड से। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो कि एनिमल्स के अलावा हम किसी से अभी भी नहीं ले सकते। इन्हें कहते हैं एंटीटॉक्सिन्स या एंटी वेनम। ये क्या है मैं अभी बताता हूं। इसी तरह एंटी सीरम। अगर आपको बेटा ये एंटी सीरम का मतलब समझ आ गया है ना, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। सीरम पता है किसे कहते हैं? आपको आइडिया है बेटा व्हाट इज सीरम? सीरम कहते हैं बेटा, आपको पता है ना, ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है सेल्स और एक होता है प्लाज्मा, है ना। 55% प्लाज्मा, 45% सेल्स। पता है ना, इस बात का पता है ना, ये 55% होता है, ये 45% होते हैं। 9th क्लास के आखिरी चैप्टर में ये बातें पढ़ी हुई। बेटा प्लाज्मा के अंदर से एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं फिब्रिनोजेन। अगर इसको निकाल देना तो बाकी जो चीज बचती है उसे सीरम कहते हैं। समझ आई बात? और आपने एक लफ्ज पढ़ा हुआ है एंटीबॉडीज। एंटीजन के खिलाफ बॉडी जो हथियार बनाती है उसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। ये अगर आप वो वाला चैप्टर लाजमी मुझसे सही तरीके से पढ़ते हैं ना 9th क्लास में, तो आपको आज ये सारा कुछ याद होता। अच्छा बेटा,
एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। ऐसा सीरम जिस फर्ज किया ये कोई चीज है, ये एंटीजन है, फर्ज किया, इसके खिलाफ जो हथियार बना हुआ है बॉडी के अंदर, अगर वो मेरी बॉडी में है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे सीरम के अंदर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज है, मतलब मेरा सीरम इस चीज का एंटी सीरम है। समझ आई बात? एंटी सीरम। आप पोलियो वायरस पीते हैं ना, पोलियो की वैक्सीन पीते हैं, तो जब आपके ब्लड के अंदर पोलियो के खिलाफ ताकत हो जाती है, तो जब आप पोलियो वाला असल वायरस आ जाएगा तो हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई होंगी ना, तो वो उसको पकड़ के मार देंगी। इसको हम कहते हैं एंटी सीरम। जिस सीरम में, जिस प्लाज्मा में किसी चीज के खिलाफ एंटीबॉडीज हो, उसे एंटी सीरम कहते हैं। समझ आई बात की? अच्छा, इसका मतलब ये है कि एंटी सीरम, एंटीटॉक्सिन किसी खास चीज के जहर के खिलाफ, और एंटी वैनम अगर स्नेक की या किसी बिच्छू वगैरह की बात करें, होता क्या है बेटा, हम ये जानवरों को लगाते हैं थोड़ी मिकदार में। जानवर उसके खिलाफ अपने ब्लड में क्या बना देते हैं, मसलन घोड़ों को। अभी आप स्नेक का जो एंटी वैनम बनता है, स्नेक, ठीक है, हम स्नेक पकड़ते हैं, फिर उनका किसी खास चीज में, आपने नेशनल ज्योग्राफी पे देखा होगा, वो कटवाते हैं और वो जो एक डब्बी के अंदर उनका जहर आ जाता है, ठीक है, और वो जो जहर है वो थोड़ा थोड़ा लेके हम घोड़ों को लगाते हैं, और थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, पहले थोड़ा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा, बहुत माइक्रोग्राम, यानी बहुत कम। यानी ऐसा समझो कि एक दफा उसको निकाल के जहर को और एक सुई को डुबोया उसमें और लगा दिया, बस समझे इतना। यानी सुई को डुबो के वो सुई चुबो दी बंदे को या घोड़े को, तो वो घोड़े के अंदर, खून के अंदर वो जाता है उसका जहर, तो वो घोड़े की जो बॉडी है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, और फिर हम उस घोड़े को थोड़ा और लगाते हैं तो एंटीबॉडीज का लेवल थोड़ा और बढ़ जाता है, थोड़ा और लगाते हैं, तो एक टाइम आता है कि घोड़े के अंदर मैक्सिमम एंटीबॉडीज बन जाती। फिर हम उस घोड़े का ब्लड लेते हैं और उस ब्लड को जमा देते हैं, वो जमता है तो बाकी सीरम बचता है, उस सीरम को ला के उसको अच्छी तरह क्लीन करके, प्योरीफाई करके, वो हम जिस इंसान को उस सांप, वो खास कोबरा सांप का जहर लिया था, तो कोबरा सांप ने जिस इंसान को काटा है, हम उस बंदे को अगर दवा दव उसका वो एंटी सीरम लगा दे तो उसकी जान बचने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ये दवाइयाँ, एंटीटॉक्सिन्स या एंटी सीरम्स या एंटी वैनम्स, आज भी एनिमल सोर्स के बगैर नहीं लिया जा सकता। समझ आ गई जी बात की? क्लियर हो गया? तो ये आपको लग गया पता कि एनिमल्स से कौन कौन सी दवाइयां ली। इसके अलावा अगर आप देखें एंटीटॉक्सिन्स के अलावा फिश लिवर ऑयल, ठीक है, इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल, इसके अलावा वैक्स, जो बीज वैक्स होती है, ये सारा कुछ जो है अभी भी बेटा जी प्लांट्स से, एनिमल्स से लिया जाता है। देन क्या है, ड्रग फ्रॉम मिनरल्स, वो चीजें जो जमीन से निकलती हैं और उनसे ली जाने वाली जो दवाइयां हैं उनको मिनरल्स वाली, मसलन आयोडीन से टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनता है, जिसको आप आयोडीन शरीफ कहते हैं। वो एंटीसेप्टिक है, जरासीम मारने के काम आता है, तो आप इसकी एग्जांपल लिख देंगे टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसी तरह बेटा AgNO3, इसको हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। इसके अलावा बेटा एक और चीज है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, MHGCl2 आई थिंक, हाँ ठीक है। ये दोनों को मिला, पता क्या कहते हैं इन्हें, कहते हैं, ये किताब में नहीं लिखा, स्ट्रिप्टिक सॉल्यूशंस। ये वो चीजें होती हैं जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आजकल और भी तरीके हैं, इलेक्ट्रिक कार्टराइजर्स हैं छोटे छोटे, पहले किसी और दौर में तो जलाते थे, आजकल इलेक्ट्रिक कार्टराइजर्स हैं, छोटा सा निशान होता है, तो वो बिजली वाला, तो वो छोटी सी चीज़ होती है, तो वहाँ पे चीज़ को जला के उतना हिस्सा बंद कर देती है अगर वो खून की नाली में से जो है वो लीकेज हो रही हो। लेकिन ये केमिकल जो है स्ट्रिप्टिक सॉल्यूशंस हैं, ये केमिकल कार्टराइजर्स हैं, यानी ये जब इनको किसी जगह पे लगाते हैं तो ये उस चीज़ को वो कर देते हैं, क्या उसे कहते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है, उन खून की लीकेज को ब्लॉक करते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 सॉल्यूशन, ये जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके मुख्तलिफ और भी रोल हैं। ये आपको समझ आ गया कि ये वो चीज़ें हैं जो कहाँ से ली जाती हैं,
मिनरल से। इस तरह एक और दवाई है टेरामाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है जो कि मिनरल से यानी वो ज़मीन से ही मुख्तलिफ चीज़ों को निकाल के ली जाती है उनसे। लास्ट क्या है? ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से बहुत सारी दवाइयाँ ली जाती हैं जिनमें से एक स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, और यही आपकी किताब में लिखी हुई है, इतना ही काफ़ी है। हम आगे बेटा चल, इसमें देखो कोई और चीज़ साइड पर रह तो नहीं गई? साइड पे टेरामाइसिन का भी बता दिया है, छोटा सा एडिक्टिव का ऊपर वाला भी ब्लू बता दिया है। नेक्स्ट इज द आज का हमारा ये बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। अब हम देखते हैं कि सर ये दवाइयां आपने बता दी कि क्या है, टाइप्स भी बता दी, सोर्सेज भी बता दिए, भाई दवाइयां किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं? वाह सारे मकसद तो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे भी, लेकिन मेजर मकसद देखो भी, अगर आप गौर करें तो मैं इनमें से किसी दवाई, दिल को तेज करने के लिए, दर्द ख़त्म करने के लिए, और जो है वो सलाइवा प्रोडक्शन कम करने के लिए, सर की दर्द खत्म करने के लिए, खून को पतला करने के लिए एंटीबायोटिक है, स्नेक वैनम के खिलाफ, बिच्छू के वैनम के खिलाफ, बैक्टीरिया के टॉक्सिन के खिलाफ, फिर हम देंगे खून को इतने सारे सोर्सेज, इतने सारे एक्शन एंटी दवाइयों के यूजेस मैंने आपको बता दिए। ये तो बड़े थोड़े हैं ना, बड़े थोड़े हैं, लेकिन बेटा आइडिया तो हो गया ना। लेकिन प्रिंसिपल यूजेस का मतलब क्या होता है कि वो जो मेजरली हम ज्यादा मेन बस कुछ बताऊं तो उनमें सबसे पहला क्या है बेटा बताना? एनाल्जेसिक्स। उसके बाद दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? उसके बाद ओके बस। वैसे तो बेटा बड़े ज्यादा हैं, लेकिन ये 4 अहम काम हैं। मैं आपको इन चारों के बारे में, अभी किताब में इतना लिखा है तो मजबूरी है इतना ही बता देता हूं। सही है जी। सबसे पहले एनाल्जेसिक, बेटा एक चीज होती है एनाल्जीजिया। क्या होता है? जीजिया, ALGESIA। एल्जीजिया का मतलब होता है दर्द, इज दर्द। एनाल्जीजिया मतलब जो दवाई दर्द को खत्म करे। तो ये है बेटा जी पेन किलर्स। अब पेन छोटी भी हो सकती है, थोड़ी भी हो सकती है, थोड़े से लेवल की भी हो सकती है, और बहुत हैवी पेन भी हो सकती है बॉडी के अंदर, और डिपेंडिंग अपॉन हमें वो दवाइयां उस हिसाब से देनी पड़ेंगी। मसलन अगर आप गौर करें इनकी एग्जांपल तो डिक्लोफिनैक, ठीक है, ये तो अब जो है वो थोड़ी सी पेन में इस्तेमाल हो जाएगी। डिस्प्रिन भी इस्तेमाल हो जाती है दर्द के लिए, लेकिन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे दर्द ज़्यादा होता जाएगा तो मॉर्फिन की तरफ जाना पड़ेगा, ट्रेमाल की तरफ जाना पड़ेगा, तो ट्रेमाडोल HCl, ठीक है। मुख्तलिफ यानी जैसे जैसे पेन ज़्यादा हो जाती है वैसे वैसे मुख्तलिफ टाइप की पेन में डॉक्टर मुख्तलिफ अद्वियात जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एनाल्जीजिया का मीन ये वो दवाइयां हैं जो दर्द खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयां होती हैं, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब लाइफ। ये बैक्टीरिया जो दीज आर द ड्रग्स टेकन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू किल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी आमतौर पे आप यहां पे ये समझे बैक्टीरिया से ली गई कुछ, और बैक्टीरिया की ग्रोथ को तो यानी ये वो दवाइयां हैं विच आर यूज्ड टू आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, दिस आर कॉल्ड एज द एंटीबायोटिक्स। इनकी पूरी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं, इनकी टाइप्स भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। सेडेटिव्स, ये वो दवाइयां होती हैं जो बेटा डिजीनेस क्रिएट करती हैं, डिजीनेस या नींद की हालत क्रिएट करती हैं। ये 3 तरह की होती हैं, ठीक है। इनमें से एक वो होती हैं जिनको हम कहते हैं जो सिंपल ट्रैंकुलाइजर्स होती हैं। ट्रैंकुलाइजर से मुराद ये होता है जो कोई बंदा हाइपर एक्टिव हुआ है, गुस्से में है, तो उसको काम करने के लिए जो टीका लगाया जाता है पागलों वगैरह को, तो वो आराम से थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाते हैं। इन्हें ट्रैंकुलाइजर्स कहते हैं। ये थोड़ी सी कम एस्प्रोमादीन जो है ये थोड़ी सी कम ताकत की होती हैं, ठीक है। जो इनसे ज्यादा ताकत की होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिनकी वजह से नींद आ जाती है, उन्हें सीडेटिव्स या हिप्नोटिक्स कहते हैं। समझ आ गई बात की? तो ये हो गई। और फिर सेडेटिव्स में डियाज़ेपाम आ जाती है, किताब में लिखी है, साइक्लोज़ेपाम आ जाती है, ऑक्सीज़ेपाम आ जाती है, एस्प्रोमादीन आ जाती है, इस तरह और भी मुख्तलिफ है, ठीक है। और मैंने 2 कैटेगरीज बताई, कौन कौन सी सीडेटिव्स के अंदर? पहली कौन सी है? ट्रैंकुलाइजर्स, TRANQUILIZERS, ठीक है।
दूसरी होती हैं हिप्नोटिक्स, जो हिप्नोटिज्म कॉज करती हैं, ठीक है। और तीसरी कौन सी होती है? एनेस्थेटिक्स, जो बेहोश ही कर देती हैं। अगर आप गौर करें, इसमें आप होश में होते हैं लेकिन काम होते हैं, इसमें आप नीम बेहोश होते हैं और इसमें आप बेहोश ही हो, और अगर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए तो आप अल्लाह जन्नत नसीब करे भी हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट आर द वैक्सीन। बेटा वैक्सीन की सिंपल डेफिनेशन लिख लो, दीज आर द, हम कहेंगे, बल्कि इनकी वैक्सीन क्या है? डेड और वीक पैथोजेंस विच आर इनोकुलेटेड इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन हम इनके बारे में पढ़ेंगे, हम वैक्सीन का, इसलिए बेटा इन दोनों के ऊपर मैंने गौर नहीं किया था, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के ऊपर भी मैं पूरा चला, एंटीबायोटिक्स के ऊपर भी मैं पूरा एक आपको डिटेल लेक्चर देना है, और वैक्सीन्स के ऊपर भी पूरा एक डिटेल लेक्चर देना है। तो उम्मीद है बेटा आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए।